नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया। इस सत्र के पहले दिन बेहद ही सुखद तस्वीरें विधानसभा में देखने को मिली। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज जब विधानसभा पहुंचे तो उनके साथ गाड़ी में आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पीछे बैठे हुए थे, जबकि उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव जो वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं वो आगे बैठे हुए थे। तो सीएम नीतीश कुमार उन दोनों के साथ पहुंचे और राजनीतिक हलकों में इसे लेकर चर्चा है कि सीएम ने इसके जरिए एक बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की है। इसी मसले पर बात करते हैं आरएडी न्यूज के राजनीतिक संपादक हेमंत कुमार से। हेमंत जी, जिस तरह से सीएम आज तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को लेकर पहुंचे, या यूं कहें कि बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव के साथ पहुंचे, तो क्या है आपकी इस पर प्रतिक्रिया? पूरा यह जो दृश्य था वो एक बहुत बड़ा संदेश देने के लिए था, और यह संदेश देने में मुख्यमंत्री कामयाब रहे कि सरकार में सब कुछ ठीक है, कहीं कोई विवाद नहीं है, और तेजस्वी यादव जो डिप्टी सीएम हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच कहीं कोई विवाद नहीं है। दूसरी बात कि उन लोगों को भी यह जवाब था, खास करके विपक्ष के जो लोग हैं उसमें उपेंद्र कुशवाहा हैं, विजय कुमार सिन्हा नेता प्रतिपक्ष हैं, सम्राट चौधरी बीजेपी के अध्यक्ष हैं, जीतन राम मांझी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके पुत्र संतोष सुमन हैं, उसके बाद चिराग पासवान हैं। ऐसे तमाम लोगों को एक तरह से आज एक जवाब मिला, और उस मीडिया को भी जो हमेशा ये कामना कर रही थी कि सरकार अब गिरेगी तब गिरेगी, और सरकार में बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया हुआ है और तेजस्वी यादव बाहर चले गए हुए हैं, नीतीश कुमार के साथ उनकी तस्वीर नालंदा में, वहाँ राजगीर में नहीं दिखी, ये तमाम चीज़ें मीडिया में छाई हुई थी, और पूरा मीडिया का टोन जो था वो सेट हो गया हुआ था कि सरकार लगता है कि अब जाने ही वाली है। तो ये जो इतनी हड़बड़ी है, तो मैं कह रहा हूँ कि आज ये 10 तारीख है, और आपको याद होगा कि पिछले साल अगस्त महीने के 9 तारीख को यहाँ महागठबंधन, ये जो गठबंधन पुराना था वो बदल गया था, और महागठबंधन में नीतीश कुमार आ गए थे। तो ये 11वां महीना है, और आगे जो महीना आएगा उसमें वो 1 साल पूरा हो जाएगा सरकार का। तो उसके पहले ये पहले ही दिन से सरकार नहीं चलेगी, नहीं बनेगी, नीतीश कुमार पलट जाएंगे, ये तमाम तरह की बातें हो रही थी। तो ये मानसून सत्र जो शुरू हुआ, यह एक तरह से इस पर सबकी निगाह थी कि आखिरकार आज कौन कैसे आता है, कौन क्या बोलता है, किसका बॉडी लैंग्वेज क्या है, इस पर सबकी निगाह थी। तो उसको ही एक तरह से पूरे इन सवालों का जवाब है वह नीतीश कुमार का, दोनों को, तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव को अपने साथ लेकर के विधानसभा तक आना। और वो वन महोत्सव का कार्यक्रम था जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री को करना था। उस कार्यक्रम की अध्यक्षता तेज प्रताप यादव कर रहे थे जो उस विभाग के मंत्री हैं, और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव वहाँ पर थे। तो वो तीनों वहाँ से साथ आए, मुख्यमंत्री की गाड़ी में बैठ करके। तेज प्रताप यादव आगे वाली सीट पर बैठे हुए थे, और मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम दोनों पीछे वाली सीट पर बैठ करके वहाँ आए। जी हेमंत जी, जिस तरह से राजनीतिक गलियारों में, या यूं कहें कि विधानसभा परिसर के अंदर जो विपक्ष है, जो डिप्टी सीएम हैं तेजस्वी यादव, उनके इस्तीफे की मांग को लेकर लगातार हमलावर है, कह रहा कि नैतिकता की बात करने वाले मुख्यमंत्री को डिप्टी सीएम से इस्तीफा ले लेना चाहिए क्योंकि वो चार्जशीटेड हो चुके हैं। तो क्या इसी को लेकर के सीएम ने एक संदेश देने की कोशिश की है? बिल्कुल, ये इसको लेकर के भी संदेश है, और जो मैं कह रहा हूँ कि मीडिया में जो इस तरह की बातें आ रही थी, मीडिया की तरफ से जो तमाम तरह की स्टोरी चल रही थी, उसमें तमाम तरह के ये दिखाए जा रहे थे, फैक्ट दिखाए जा रहे थे कि नीतीश कुमार को जब पलटना होता है तो वो राजगीर चले जाते हैं, वहाँ जा कर के क्या क्या करते हैं,
और उन सब चीज़ों के आईने में ये बताने की कोशिश की जा रही थी कि नीतीश कुमार अब कुछ बड़ा फैसला लेने वाले हैं और वो महागठबंधन से बाहर जाने वाले हैं। ये यहाँ तक चल रही थी बातें। तो मैं कह रहा हूँ कि आप बैकग्राउंड से जाकर देखेंगे, पीछे से जब देखेंगे, पीछे जब से सरकार बनी है यहाँ पर, नीतीश कुमार जब आरजेडी के साथ महागठबंधन में आ गए हैं, तो उस दिन से इस तरह का मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा, जिसको मैं कहता हूँ सवर्ण मीडिया, वो मीडिया लगातार ये कोशिश करता है ये दिखाने की कि ये सरकार चलने वाली नहीं है, ये जंगल राज की सरकार है, ये नीतीश कुमार इसमें फिट नहीं बैठते हैं। ये तमाम तरह की बातें की जाती है और उसमें जो मूल बात होता है वो गायब हो जाता है। तो यहाँ यह जो कोशिश हो रही थी, उस कोशिश को एक तरह से वो नीतीश कुमार ने उसको जवाब दिया है। ये अपनी गाड़ी में जो बिठाकर उन दोनों को लेकर के आए, तो यह एक तो ये है। दूसरी बात कि जो वहाँ बीजेपी जो मुख्य विपक्ष की पार्टी है, उसके विधायकों ने विधानसभा के द्वार पर खड़े होकर के जो नारेबाजी की कि चार्जशीटेड उप मुख्यमंत्री इस्तीफा दो, और उसके बाद नेता प्रतिपक्ष जो है विजय सिन्हा, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि कहाँ गया इनका जीरो टॉलरेंस, जो नैतिकता की बात करते थे, करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की बात करते थे। और उन्होंने नाम गिनाया कि जीतन राम मांझी का इस्तीफा इन्होंने लिया था, उन्होंने आरएन सिंह का इस्तीफा लिया था, मंजू सिन्हा का इस्तीफा लिया था, उसमें ये कार्तिकेय सिंह का इस्तीफा लिया था। तो ये तमाम लोगों का नाम उन्होंने गिनाया। तो एक चार्जशीटेड मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री क्या सदन में बैठ करके सदन में बैठने लायक हैं? उनको इस्तीफा देना चाहिए और नीतीश कुमार को जवाब देना चाहिए कि जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी उनकी कहाँ गई। तो एक ये था। दूसरा कि उसी के इसमें भाई वीरेंद्र ने, आरजेडी के जो विधायक हैं, उन्होंने जवाब दिया कि इनको इस्तीफा मांगने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। ये जो चार्जशीट हुआ है उस चार्जशीट में कोई दम नहीं है। और दूसरी बात उन्होंने कही कि जो लोग जिन लोगों पर करप्शन का चार्ज ये लगाते हैं, जिनके ऊपर आरोप लगाते हैं और उनको अपने साथ ले जा करके जब अपने साथ ले जाते हैं तो सारे आरोप धुल जाते हैं। उन्होंने उस कड़ी में अजीत पवार का नाम लिया कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो दिन पहले उनके बारे में कहा कि ये 70,000 करोड़ के घोटालेबाज हैं, इनकी जगह जेल में होनी चाहिए। और 2-3 दिनों के बाद उनको वो अपनी पार्टी की सरकार में महाराष्ट्र में ले आते हैं, उनको उप मुख्यमंत्री बना देते हैं। तो इनकी नैतिकता कहाँ गई? उन्होंने एक गाना भी गाकर सुनाया कि हमें तो लूट लिया हुस्न वालों ने, सफ़ेद बाल और सफ़ेद दाढ़ी वालों ने, उनका इशारा नरेंद्र मोदी की ओर था। तो ये, और उसके बाद ये विधान परिषद में राबड़ी देवी ने भी इसका जवाब दिया कि ये लोग जो चार्जशीट की बात करते हैं, ये ऐसे ही बार बार चार्जशीट करते रहते हैं जिसमें कोई दम नहीं है। इन्होंने तो पूरे देश को लूट लिया है, लूट करके मॉल बना लिया है, लूट करके अपना दफ्तर जो है, ये 5 स्टार टाइप का अपना दफ्तर इन्होंने बना लिया है। तो जवाब बहुत तगड़ा मिला। और नीरज कुमार जो हैं जेडीयू के प्रवक्ता और एमएलसी, उन्होंने भी कहा कि सरकार पर कोई संकट नहीं है, ये लोग जो हंगामा कर रहे थे इनको सारा जवाब सदन में मिलेगा। अगर इनको हिम्मत है तो सदन में सवाल पूछें और सरकार उनके एक एक सवाल का जवाब देगी। तो ये जो लग रहा था पूरा कि सरकार में अलग अलग स्वर है, वो दिखाई नहीं दिया। बल्कि मुझे लगता है, मैं समझता हूँ कि पूरा जो सत्ता पक्ष था, जो महागठबंधन था, उसने एक तरह से एकजुट होकर के विपक्ष को जवाब दिया। उसमें आप देखेंगे कि जब ये विधायक दल की जो बैठक हुई नीतीश कुमार की अध्यक्षता में विधानसभा में, उसमें भी ये बात कही गई कि जो भी महागठबंधन के जो विधायक हैं, वो जो नेता हैं, वो कोई भी बात बोलने से पहले उस पर विचार कर ले, आपस में उस पर विमर्श कर लें, उसके बाद कोई बात बोलें। अनर्गल बात बोलने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे ये जानने के लिए काफ़ी उत्सुक हूँ कि क्या सीएम ने ये मान लिया है कि तेजस्वी यादव की जो चार्जशीट की गई है लैंड फॉर जॉब मामले में, वो जो है महागठबंधन की एकता को खंडित करने के लिए एक साजिश के तहत की गई है?
देखिए, उसको ये कहा जा रहा है कि 2017 में ये मामला आया था, जिसको लेकर के नीतीश कुमार ने महागठबंधन से नाता तोड़ा था। तो अब ये कहा जा रहा है कि उसमें विजय चौधरी ने भी कहा है, ललन सिंह ने भी कहा है, नीरज ने भी कहा है कि ये रियलाइजेशन हुआ है कि ये मामला जो है ये पूरी तरह फर्जी है, इसमें कोई तथ्य नहीं है। नहीं तो 6 सालों से सरकार क्या कर रही है? 6 सालों से तो सरकार ने कुछ किया नहीं इस मामले में, फिर एक नया चार्जशीट इसमें कर दिया गया है। तो ये कहने का मतलब ये है कि उस समय जो कुछ हुआ उसको आप रिपीट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये माना जा रहा है कि इस चार्जशीट में कोई दम नहीं है। दूसरी बात, ये न्यायालय के अधीन है। अब न्यायालय का जब फैसला आएगा तो देखा जाएगा उस समय क्या होता है, लेकिन अभी ऐसा कुछ है नहीं कि जिसकी वजह से कोई इस्तीफे की बात हो। मतलब कि बीजेपी के मंसूबे पर पानी फिर गया है। जिस उम्मीद से उन्होंने तेजस्वी यादव को चार्जशीट किया, जिस उम्मीद से कहा जाता है कि सीबीआई से, जैसा कि जो सत्ता पक्ष के हैं लोग जो हैं आरोप लगाते हैं कि इनको चार्जशीट करके जो है जेडीयू और आरजेडी गठबंधन को तोड़ने की कोशिश थी, अब उसमें नाकाम हो चुके हैं लोग। देखिए, ये जो कुछ हो रहा है इसमें बीजेपी का जो संकट है वो ये है कि वो विपक्ष की एकजुटता को लेकर के बीजेपी में निश्चित रूप से एक ये है चिंता का विषय बना हुआ है ये कि विपक्ष हमारे खिलाफ एकजुट हो रहा है। 1 to 1 जब फाइट होगा तो हमारे सामने समस्याएं पैदा होगी। तो इसको टारगेट करने के लिए बीजेपी एक बड़ी पार्टी है, उसका जनाधार बड़ा है, उसके पास तमाम तरह के संसाधन है। तो इसको जवाब देने के लिए वो लोग तमाम तरह की कोशिशें उनकी ओर से हो रही है, लेकिन उनका दाव हमेशा सही हो ऐसा नहीं है। इस बार भी उनका दाव, महाराष्ट्र वाला जो दाव है, वो एक तरह से उल्टा पड़ रहा है, क्योंकि अजीत पवार को ला करके जो करप्शन का जो इशू ये बना रहे थे, करप्शन का इशू बना रहे थे, परिवारवाद का इशू बना रहे थे, वो मामला अब टिकने वाला नहीं है। वो राजनीति का डिस्कोर्स नहीं बनेगा इस चुनाव में, करप्शन या परिवारवाद। क्योंकि परिवारवाद की बात अगर होगी तो इनके साथ भी बहुत सारे लोग हैं, चाहे यूपी की राजभर की पार्टी है, पटेल की पार्टी है, जहाँ यहाँ चिराग पासवान की पार्टी है, पशुपति पारस की पार्टी है। बीजेपी में ही बहुत सारे ऐसे नेता हैं, बहुत सारे नेता हैं जिनका बेटियां हैं जो बिल्कुल राजनीति कर रहे हैं, जो एक से एक पोता से लेकर के और दादा तक का आप नाम गिना सकते हैं कि जो उसमें है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में आप ले लेंगे तो आप इस तरह के लोगों को लेकर के परिवारवाद और करप्शन को जो आप डिस्कोर्स बनाना चाह रहे थे वो नहीं बनने वाला है। और करप्शन वाले मामले में तो महाराष्ट्र का प्रयोग इन्हीं के ऊपर आकर के गिर गया है कि महाराष्ट्र में जो इन्होंने प्रयोग किया है तो इनको जवाब देना होगा देश की जनता को कि आखिरकार अगर आप करप्शन का मामला उठाते हैं तो वो मामला क्या महाराष्ट्र में अजीत पवार का मामला क्या हुआ? अजीत पवार पहली बार जब 2019 में जब आपने रातों रात उनको 4 बजे भोर में उनका शपथ ग्रहण कराया था और उनके खिलाफ जो 9 मामले थे उन 9 मामलों में आपने वो फाइल बंद करवा दी थी उनकी जो उनके खिलाफ जांच चल रही थी। जिस तरह से विपक्ष जो है हंगामा कर रहा है सदन के बाहर और भीतर, तो ये माना जाए कि जो मानसून सत्र है वो काफ़ी हंगामेदार होगा। देखिए, ये आज जो विपक्ष का जो टोन था, विपक्ष में मुझे दम नज़र नहीं आया, क्योंकि वो एक जो होता है ना, एक नैतिक बल जो होता है वो बल नहीं है। क्योंकि आप जो कुछ भी कह रहे हैं वो उसमें आधा सच और आधा झूठ है, इसलिए आपकी आवाज़ में वह ताकत नहीं है, आपकी आवाज़ में वह इकबाल नहीं झलकता है कि आप इनको घेरें। करप्शन के सवाल पर, परिवारवाद के सवाल पर। के पहले दिन विधानसभा के अध्यक्ष जो हैं अवध बिहारी चौधरी जी, उन्होंने भी बहुत कुछ संकेत दिए हैं और उसके अगर राजनीतिक मायने निकाले जाएं तो कैसे देखते हैं आप? देखिए, उसमें निश्चित रूप से वो एक अहम पहलू है कि उन्होंने अपने संबोधन में जो सदन में कहा उसका मतलब ये था कि हम एक संसदीय लोकतंत्र में रह रहे हैं। हमने संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है जिसमें जनता सर्वोपरि होती है और जनता ही निर्णय करती है। और संसदीय लोकतंत्र की आलोचना भी होती है, कहा जाता है कि इसमें अनपढ़ गंवार लोग भी सत्ता में आ जाते हैं, लेकिन ये समय ने ये साबित किया है कि पढ़े लिखे होना ही कोई बहुत बड़ा गुण नहीं है। आप जो विवेक है जनता का, आम आदमी का जो विवेक है वो ज़्यादा सर्वोपरि, ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। वो अपने विवेक और बुद्धि के बल पर जो तय करता है वो दिखाता है कि वो किस दिशा में देश को ले जाना चाहता है, देश का भविष्य किधर क्या होगा। पढ़े लिखे लोग तानाशाह हुए हैं,
ज़्यादा कम पढ़े लिखे लोग, अनपढ़ लोगों ने लोकतंत्र को जिंदा रखा है, लोकतंत्र को आगे बढ़ाया है। ये इस फर्क को बताने की कोशिश उन्होंने की। उन्होंने कहा कि कार्यपालिका जो है वो हमेशा ये विधायिका के अधीन काम करती है। उनका वो इशारा, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा उस तरह की ब्यूरोक्रेसी की ओर है जो अपने आप को विधायिका से ऊपर, यानी कि मंत्रियों से, विधायकों से, सांसदों से ऊपर अपने आप को जो लोग समझते हैं, जो नौकरशाह, उनकी ओर इशारा था कि आप ये नहीं समझे, आपको ये संसदीय लोकतंत्र में आपको विधायिका के अधीन काम करना होता है और यहाँ विधायिका ही सर्वोपरि है, जनता ही सर्वोपरि है और जनप्रतिनिधि ही सर्वोपरि है। ये बात उन्होंने संकेत में कही। तो ये एक तरह से इशारा भी था। ऐसे इस तरह का जो विवाद जो चल रहा है और जिसमें मीडिया बहुत एक तरह से मज़ा ले रहा है, और मैं कह रहा हूँ कि मैं तो उनके बारे में मैंने एक शब्दावली बनाई है कि ये एक तरह से जो डायन वाली जो बात होती है ना, कि इनके मरने की कामना करते रहना है, इनको खा जाने की कामना करते रहना है, वो कामना जो हो रही थी उस कामना पर पानी फिर गया है आज के दृश्य से। जो नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप एक ही गाड़ी में आए और सभी कॉर्नर से, जेडीयू की तरफ से, आरजेडी की तरफ से, सीपीआईएमएल की तरफ से ये जवाब दिया गया और उसमें कहा गया कि सीपीआईएमएल के नेता ने तो ये कहा कि जब महबूब आलम से ये पूछा मीडिया के लोगों ने कि तेजस्वी यादव से इस्तीफे की मांग हो रही है, आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि लोग दिन में भी सपना देखने लगे हैं। तो ये कह करके पूरा जो महागठबंधन है उसके लोगों ने जवाब दिया एक तरह से। और मैं समझता हूँ कि आज जो मुझे विपक्ष का जो ये पूरा पोजीशन लगा, तो विपक्ष की आवाज़ में वह दम, वह तलखी नहीं थी, वह इस वजह से नहीं थी कि आप जिस ज़मीन पर खड़े होकर के आरोप लगा रहे हैं वह ज़मीन काफ़ी पिलपिली है, काफ़ी वो रेतीली है, जिसमें आप खुद धंस रहे हैं। तो इसलिए जो भ्रष्टाचार का और परिवारवाद का जो आरोप लगा करके कॉर्नर करने की जो पूरी योजना है, उस पर मुझे लगता है कि वो विपक्ष का सफल होता हुआ नहीं दिख रहा है। बिल्कुल। तो मानसून सत्र के पहले ही दिन सीएम नीतीश ने विपक्ष के तमाम गुब्बारे की हवा निकाल दी है। जिस तरह से वो सदन के अंदर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव के साथ विधानसभा पहुँचे, इसे एक बड़ा संकेत माना जा रहा है कि वो क्या कहना चाहते हैं, और ये संकेत सीधा सीधा विपक्ष के लिए है। और यही वजह है कि आज विपक्ष जो है वो आज सदन के अंदर बचाव की मुद्रा में दिखा। फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा ये डिस्कशन अच्छा लगा हो तो फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।